वीर और आप देख रहे हैं बैक इन रियल लाइफ चैनल। आज की वीडियो में बात करूंगा इब्सन के एक प्ले डॉलर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस प्ले में ऐसा क्या था जो ये इतना हिट हो गया, क्योंकि ये अपने दौर का बहुत ही माना ताना प्ले है। और जहाँ तक बात हेनरिक इब्सन की है तो उनकी बराबरी तो शेक्सपियर के बराबर की जाती है, क्योंकि वो तो अपने दौर के बहुत ही मशहूर राइटर थे और वो जो भी लिखते थे उसको पूरी दुनिया पढ़ती थी। तो इस प्ले डॉल्स हाउस जो एक 3 एक्ट प्ले है उसको हेनरिक इब्सन ने लिखा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। और इस प्ले की सेटिंग भी नॉर्वेजियन टाउन रखी गई थी। तो इस प्ले में उस टाइम यानी नॉर्वे जैसी कंट्री में वुमन की कंडीशन को बताया गया है और बड़ी ही खूबसूरती से इब्सन ने इस प्ले में दिखाने की कोशिश की है कि उस टाइम यानी 1879 में सोसाइटी में वुमन की कंडीशन क्या थी। तो दोस्तों जब हम प्ले पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हेनरिक इब्सन के बारे में। हेनरिक इब्सन 20 मार्च 1828 को पैदा हुए और 23 मई 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। ये बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर जो थे वो ट्रेडर थे और वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान थे। शुरू में इनके फादर का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में इनको खसारा हुआ और बहुत नुकसान हुआ और वो शराबी हो गए। तो वो अपना सारा गुस्सा जो था ना, बिज़नेस लॉस था, वो बिज़नेस स्ट्रेस था, वो अपने बीवी और बेटे पे निकाल देते। तो समझा ये जाता है कि हेनरिक इब्सन जो थे वो उनको फैमिलीज़ पे जो लिखना था वो अपने घर से ही सोचना मिली थी। तो दोस्तों 15 साल की उम्र में इन्होंने प्ले लिखना स्टार्ट किया। जैसा कि हर किसी के साथ होता है, शुरू में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ी, क्योंकि इनके फादर शराब पीने लग गए थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते थे घर में आकर। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात में काम करना शुरू किया और फिर ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और इनके प्ले काफ़ी फेमस हो गए। इनको एक तरह से शेक्सपियर की तरह माना जाता है, क्योंकि इनके प्लेज़ और शेक्सपियर के प्लेज़ का आपस में मुवाजना किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं डॉल्स हाउस प्ले के बारे में, और ये फेमिनिज़म के बारे में है, यानी औरतों के, महिलाओं के हकूक़ के बारे में। तो इस कहानी में एक औरत है नोरा हेल्मर, जो कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। और इस प्ले की शुरुआत होती है क्रिसमस की पिछली शाम यानी 24 दिसंबर की शाम से। नोरा अपने घर में दाखिल होती है और वो काफ़ी कुछ, यानी कि वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ ख़रीद के लाई होती है अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और उसके पीछे एक आदमी दाखिल होता है जिसके हाथ में एक क्रिसमस ट्री पकड़ा होता है, और वो नौरा उसे कहती है कि ये जो ट्री है वो एक साइड पे रख दो, फिर उसे कुछ टिप भी देती है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि उस घर में क्रिसमस पार्टी की तैयारियां हो रही थी। तो नौरा जब अंदर दाखिल होती है तो उसका जो हस्बैंड होता है ट्रेवल्ड हैमर, वो अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। वो जब देखता है कि नौरा काफ़ी कुछ ख़रीद के लाई है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा जो ट्रेवल्ड हैमर है ना, वो अपनी बीवी से बस ऊपर का दिखावे का मोहब्बत करता है, वो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता होता, ठीक है। और काफ़ी मतलब कि ना सख्त गिर इंसान होता है और छोटी छोटी बातों पे बड़ा ज़्यादा डांट देता है। तो वो उसे कहता है कि तुम इतना खर्चा क्यों कर गए हो, देखो हमारे पास पैसे के बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं, ठीक है, तो तुम इतना ज़्यादा खर्चा किस लिए कर गए हो। तो वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए कह लेती हूँ। वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है कि वो क्या कह रही है। वो कहता है कि देखो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और हमें पैसे बचाने चाहिए। तो नोरा उसे कहती है कि तुम्हारा तो अब बैंक में प्रमोशन हो गया है और तुम तो अब नई सीट पे चले गए, तो फिर क्या काम है जो तुम इस तरह कह रहे हो कि ना हमें पैसे को सेव करना चाहिए। वो कहता है कि अभी मेरा बैंक जो है वो डिपॉजिट नहीं, बैंक में जो कैश मेरा चेक पड़ा है वो भी डिपॉजिट नहीं हुआ, और मेरा प्रमोशन अभी तक मुझे वो मतलब कि ना अथॉरिटी नहीं मिली है। तो तब तक हमें पैसे को सेव करना चाहिए, ना कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और वो यहाँ तक कह देता है कि जो तुम्हें पैसे खर्च करने की जो आदत है ना, वो तुम्हारे अपने बाप से आई है। तुम अपने घर में भी इस तरह पैसे खर्च करेगी, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो नोरा उसे कहते हैं चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी ऐसा। तो वो अंदर चले जाए। इतने में कहानी में एक और करैक्टर की एंट्री होती है, डॉक्टर रैंक उनका बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंड होता है। तो और ट्रेवर ने नोरा को कह रखा होता है कि अगर डॉक्टर रैंक कभी भी घर में आए तो कोई रोक टोक नहीं होगी इसे। और जब डॉक्टर रैंक आता है तो वो दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। इसके साथ ही एक और मिस घर में इंटर होती है, इसका नाम होता है मिस लिंडे। वो आती है ना, तो एक दफ़ा तो नोरा परेशान हो जाती है कि ये कौन है।
बाद में उसे याद आता है कि ये तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, 8 साल पुरानी दोस्त है, और 8 साल बाद वो इसे देख रही होती है। तो वो दोनों मिलती हैं और काफ़ी गिले शिकवे होते हैं। बातों बातों में कहती हैं कि आपके खामंद कैसे हैं, नौरा पूछती है। तो वो कहती है कि मेरे खामंद तो 3 साल पहले ही गुजर गए। वो कहती है बड़ा अफसोस हुआ सुन के, नौरा कहती है। उसके बाद वो कहती है कि ना मैंने पहले तो अपना जो है ना, मैंने छोटे भाइयों को और माँ को, जहाँ पे मिस लिंडे जो है अपनी मदर और छोटे भाइयों की बात कर रही है कि छोटे माँ की तबीयत इलाज करवाने के लिए पैसे लगा दिए, मेहनत की और सब कुछ लगा दिया, फिर छोटे भाइयों को बड़ा करते हो। अब वो अपने पाँव पे खड़े हैं, अब मैं आज़ाद हूँ, जो मर्ज़ी कर सकूँ, तो मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। ये तो होगी मिस लिंडे की बात। यहाँ पे नोरा बताती है कि ठीक है, तुमने बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं, लेकिन मैंने तुमसे भी ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं। कहती हैं कि ना जब हमारी शादी हुई तो उसके लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा काम किया जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे तुर्की ले जाओ, वहाँ की जो सेहत अफ़ज़ा मकामात पे हैं वहाँ जाके इसकी हेल्थ कुछ बेहतर होगी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने पापा से उधार लिए और हम तुर्की चले गए। तो वो पैसे अब तक मैं कर्ज चुका रही हूँ। तो मिस लिंडे इस तरह की बातें होती हैं रहती हैं। फिर मिस लिंडा कहती हैं हाँ ठीक है, तुमने भी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। जितनी मैंने मुसीबतें झेली हैं ना, मैं दिन रात वर्क किया, इतना तुमने ज़्यादा नहीं किया। फिर पता नहीं क्या एक्साइटमेंट में नौरा कहती है कि आपने भी झेली हैं मुसीबतें, लेकिन जब ये उधार वाली बात है ना, तो ये मैंने आपसे झूठ कही थी कि मैंने अपने बाबा से पैसे लिए। दरअसल मैंने ये काम किया था, दिन रात खुद काम किया था और ये पैसे इकट्ठे किए थे फिर ताकि हम इटली जा सकें। इतने में एक और करैक्टर की एंट्री होती है, क्रॉकस्टेड। क्रॉकस्टेड एक इंसान है, उसका कोलीग होता है ट्रेवर्ड का, और उसके साथ बैंक में काम करता होता है। तो जब ये इंटर होता है ना, तो जो मिस लिंडे है वो घूम जाती है, यानी जिस तरह वो छुपते हैं ना, तो वो उसे नौरा उसे कहती है क्रॉकस्टेड को कि जो ट्रेवर्ड है वो अंदर रूम में बैठा है, स्टडी रूम में। तो वो उधर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस लिंडे पूछती है ये कौन था, जैसे एक्साइटमेंट में। तो वो कहते हैं कि ना ये उसका कोलीग है ट्रेवर्ड का, और उसके साथ बैंक में काम करता है, और ये एक इसकी बीवी की डेथ हो चुकी है और इसके बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो मिस लिंडे सांस लेते हुए कहती है अच्छा, ये तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो नौरा पूछते क्या तुम जानते हो उसे? वो कहती हाँ नहीं, बस छोड़ो इस बात को। तो यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ कि जो क्रॉकस्टेड है ना, क्रॉकस्टेड ये कहानी का विलन है, ठीक है। तो वो सब नौरा और मिस लिंडे बातें कर रही होती हैं। तो इतने में ना वो तीनों के तीनों मैन, डॉक्टर रैंक, क्रॉकस्टेड और नौरा का हस्बैंड ट्रेवर्ड, वो तीनों स्टडी रूम से बाहर आते हैं। और इतने में वो नौरा जो कहती है अपने हस्बैंड को कहती है कि ये मिस लिंडे है, मेरी फ्रेंड है, और यहाँ इन्हें ना नौकरी की, जॉब की तलाश है। अगर तुम्हारे बैंक में कहीं भी जगह हो, अपने बैंक में बात करके इन्हें जॉब दिलवा देना। तो क्रॉकस्टेड का वो जो है उसका हस्बैंड नौरा का, वो कहता है ट्रेवर्ड, वो कहता है कि मैं अच्छा मैं ठीक है देखूँगा, बात बनी तो मैं कह दूँगा। इतने में वो सब अपने घरों को चले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद क्रॉकस्टेड आता है, और वो जब घर में दाखिल होता है ना, तो नौरा जो होती है वो अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। तो नौरा से कहती है कि ट्रेवर्ड जो है वो उस वक्त घर में नहीं है, तुम बाद में आना। तो वो कहता है मुझे ना ट्रेवर्ड से बात नहीं करनी, टॉर्वर्ड से बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बस 2 मिनट की बात है। तो जो नौरा होती है वो मेड को कहती है कि बच्चों को अंदर ले जाओ, ठीक है। वो कह रही है हाँ बताओ क्या बात है। तो जो क्रॉकस्टेड रहता है वो कहता है कि तुम्हारा जो खामंद है ना, वो मेरी जॉब के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, ठीक है, मुझसे मेरी जॉब ये छीनना चाहता है, तो तुम उसे समझाओ कि मुझसे ये जॉब ना छीने। तो नौरा कहती है कि ये तुम्हारा और उसका मामला है, बैंक का मामला है, मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहता नहीं, तुम उसे समझाओ कि मेरी ये जॉब ना छीने, वरना अच्छा नहीं होगा। तो नौरा कहती है कि ये मेरा मामला नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। देन वो जो क्रॉकस्टेड होता है ना, वो नौरा को धमकी देता है, अच्छा अगर तुम मेरी ये बात नहीं करोगे उससे, तो मैं तुम्हारी वो वाली बात जो तुमने पैसे बारो किए थे ना, वो उसे बताया था कि तुम अपने बाप से लिए हैं, लेकिन तुमने वो कहीं और से लिए थे, वो मैं बात तुम्हारे खामंद को बता दूंगा। मेरे पास वो चेक पड़ा है जिसमें तुम्हारे बाप के साइन थे, हालांकि तुम्हारा बाप जो था 1 दिन पहले ही मर चुका था, लेकिन तुमने 1 दिन बाद उसके साइन करके बैंक से लोन लिया था। तो वो बात मैं ना
तुम्हारे खामंद को बता दूंगा। अब नौरा नहीं चाहती थी कि जो उसका खामंद है वो एहसास कमतरी का शिकार हो, ये ना समझे कि मेरे होते हुए नौरा ने खुद काम करके पैसे कमाए हैं और मेरे इलाज करवाया है। इस तरह वो मतलब कि ना अंदर ही अंदर इस वहम का शिकार हो जाएगा, उससे अपने आप पे यानी कि ना बिलीव नहीं रहेगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। तो नौरा ये नहीं चाहती थी कि उसे पता चले उसके खामंद को। तो वो अब डर गई। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं बात करूँगी। तो शाम को जब टॉर्बिट घर आता है तो वो उसे कहती है कि जो है क्रॉकस्टेड उसकी जॉब को, उसका मतलब कि ना जॉब ना छीनो, वो एक अच्छा इंसान है। तो टॉर्बिट कहता है कि नहीं, वो इस जॉब का जो हैसियत ही नहीं रखता, वो बहुत बुरा इंसान है, उसे ये जॉब लेनी बनती है, वो इसकी अहलियत ही नहीं रखता। खैर होता यूँ है कि जो टॉर्बिट होता है वो नहीं मानता, वो कहता है नहीं क्रॉकस्टेड को उसकी सज़ा मिलनी है। तो अगले दिन वो क्रॉकस्टेड जो होता है वो नौरा से पूछता है कि तुमने बात नहीं की थी ना मेरी, मैंने तुम्हारे खामंद को ख़त लिख दिया है। तो उस दिन क्रिसमस होता है, शाम को क्रिसमस होता है, दिन को ये बातें कर रहे होते हैं कि मैं शाम, वो कहती है ये तो बहुत ख़राब हो गया। नौरा कहती है, इतने मिस लिंडे आ जाती है, वो मिस लिंडे से बातें करती है कि यार ये देखो, उसे सब बताती है। वो कहते हैं कि यार मैं नहीं चाहती कि मेरा खामंद को पता चले, तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मिस लिंडे कहती है कि चलो मैं ना क्रॉकस्टेड से बात करती हूँ। तो नौरा जो होती है वो कहती है अब क्या फ़ायदा बात करने का, वो उसने ख़त तो लिख दिया होगा। उसने कहती नहीं लेकिन मैं बात करती हूँ। वो बात करने चली जाती है मिस लिंडे क्रॉकस्टेड से। तो मिस लिंडे जाके समझाती है कि ना ये तुमने गलत किया, ठीक है, देखो वो क्या कर सकती थी, उसने फुल कोशिश की है बात करने की, तो ये अब तुमने गलती किया। वो कहता है मैंने ख़त तो लिख दिया था लेकिन मैंने ठीक किया है मेरे ख्याल से। तो मिस लिंडे कहती है देखो मैं भी रोज़गार की तलाश में हूँ और हम कुछ अच्छा नया मिल के हम दोनों शादी कर लेते हैं, मिल के कुछ नया कारोबार सेट कर लेंगे, तो ये तुमने गलत किया उसका कुछ करो। तो वो मान जाता है। वो कहता है लेकिन हम करेंगे क्या। वो कहता है तुम एक और ख़त लिखो जिसमें बताओ कि तुमने नौरा को ब्लैकमेल किया था और अब तुम मतलब कि अपने किए पर शर्मिंदा हो, इस तरह का कुछ ख़त लिखो। तो वो उसे ख़त लिख देता है दूसरा भी। लेकिन पहले वाला जो ख़त होता है ना वो उधर 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 अब उधर की स्टोरी की तरफ चलते हैं। उधर जो होती है मिस नौरा, वो चाहती है कि किसी तरह वो ख़त अपना टॉर्बिट को ना मिले। तो वो कोशिश करती है कि टॉर्बिट को ख़त ना मिले, लेकिन टॉर्बिट जो होता है ना उसको ख़त मिल जाता है, वो पाड़ लेता है, वो बहुत गुस्से में आता है। और हालांकि देखना तो ये चाहिए ना कि भाई जो नौरा ने काम किया है वो तुम्हारे लिए तो किया है, तुम बीमार थे, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है काम। वो गई है, उसने बैंक से लोन लिया है, अभी तक वो तमाम कर्जे की किस्तें ना अदा कर रही है, तो तुम्हारे लिए तो किया है और तुम ही उस पर साथ हो। लेकिन वो बंदा अजीब तबीयत का होता है, जहनीत का होता है। वो नौरा को तरह तरह की बातें सुनाता है। वो कहता है कि तुमने ये सीख नहीं किया, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मेरे बच्चों का क्या होगा, तुम उसकी तरबियत किस तरह करोगी। तो वो उसे बड़ी बातें सुनाता है, ठीक है ना। तो नौरा बस चुप करके सुनती रहती है। इतने में मेड आकर दूसरा ख़त देती है, जिसमें जब दूसरा ख़त उसे मिलता है ना तो जो भी उसका नौरा पे गुस्सा था ना वो सारा ठंडा पड़ जाता है। तो वो फ़ौरन उसे मतलब कि नौरा के पास जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, जो तुमने किया सो किया, अब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हालांकि होना तो यही चाहिए था ना कि नौरा ने इतना कुछ किया था तो वो नौरा से माफ़ी मांगता, लेकिन उसने उल्टा किया। पता नहीं अजीब लिचड़ इंसान है। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तो नौरा ने कहा नहीं, अब तुमने मुझे बहुत सुना लिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो कहता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, इनका क्या होगा। वो कहती रखो, तुम अपने बच्चों को भी रखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो कहती तुम कहाँ जाओगी। जो टॉर्बिट होता है वो पूछता तुम कहाँ जाओगी। वो कहता मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, तुमने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, मेरे साथ अब तुम्हारा गुजारा मुमकिन ही नहीं है। तो टॉर्बिट कहता चलो ठीक है, ये बच्चों का क्या करना है। तो वो कहती बच्चों को रखो तुम अपने पास। तो वो कहता है यार चलो ठीक है, हम एक तरह मियाँ बीवी की तरह नहीं रह सकते, चलो हम भाई बहन की तरह रह लेते हैं। अजीब लिचड़ इंसान है वो, उसे मतलब कि ना चाहता है कि ये एक डॉल की तरह रहे और घर में काम वगैरह करे और उसको एक डॉल की तरह इस्तेमाल करता होता है। तो होता यूँ है कि वो चली जाती है, वो उसके घर में नहीं रहती और आखिर पे उसके अल्फाज होते हैं कि मैं तुम्हारे घर की कोई डॉल नहीं हूँ। नौरा के ट्रैवल को अल्फाज होते हैं कि मैं तुम्हारे घर की डॉल नहीं हूँ जिसकी तरह तुम जब चाहो मुझे अजीब अजीब मतलब के नाम बातें सुनाते रहो। उसके बाद वो उसके घर वाल मतलब बच्चों को और टॉर्बिट को छोड़कर चली जाती है।